को बताने जा रहा हूँ मॉर्गेज लोन को। जब भी हम मॉर्गेज लोन को अप्लाई करते हैं तो उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है लीगल का। लीगल, हम कभी भी किसी प्रॉपर्टी को अगर परचेज कर रहे होते हैं या हमारे पास कोई प्रॉपर्टी है और उस पर हम किसी भी तरह का लोन ले रहे होते हैं प्रॉपर्टी अगेंस्ट, तो लोन के अंदर एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है, उसे कहते हैं हम लीगल। लीगल के लिए हमारे से एक फ़ीस भी ली जाती है। लॉगिन चेक में ही एक पार्ट होता है जो लीगल के लिए लिया जाता है और इस लीगल के आधार पर ही हमारा जो बैंक है वो लोन प्रोसेस करता है। अगर हमारा लीगल पॉजिटिव आता है तो हमारे लोन को प्रोसेस करा जाता है, अगर हमारा लीगल नेगेटिव आता है तो हमारे लोन को होल्ड कर दिया जाता है और रिजेक्ट कर दिया जाता है। आइए मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से लीगल की सारी चेनें, किस किस तरह की चेनें होती हैं वह बताऊंगा और लीगल के कितने प्रकार के टाइटल हैं वह बताऊंगा और लीगल में आने वाली दिक्कतों के बारे में सारी चीज़ें आपको डिस्क्राइब से बताऊंगा। अगर आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि शुरू से अंत तक देखें, तभी आप लोगों को यह वीडियो समझ में आएगा, अन्यथा यह वीडियो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। अगर आप मेरा चैनल देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आगे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आइए चलिए मैं आपको बताता हूँ कि लीगल क्या होता है और लीगल के कितने प्रकार के टाइटल होते हैं। लीगल, कभी भी जब हम मॉर्गेज लोन लेने जा रहे होते हैं तो हमारे पास जितनी भी प्रॉपर्टी के पेपर्स होते हैं उन सारे पेपर्स को देख करके और उसके आधार पे एक हमारे लीगल रिपोर्ट बनती है, जिसके अंदर हमारे को यह पता चलता है कि हाँ, हमारी प्रॉपर्टी का जो लीगल है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यह लीगल जो डिपेंड करता है हमारी प्रॉपर्टी के टाइटल्स के ऊपर डिपेंड करता है। जिससे हमने प्रॉपर्टी खरीदी है क्या वह बेचने का हक रखता भी था या नहीं रखता था, या जिससे हमने प्रॉपर्टी खरीदी है क्या हमने जो रजिस्ट्री कराई है वह सही है या नहीं है। इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जो टाइटल होता है वो होता है खतौनी, जो किसान मालिक के नाम पर होता है, जिसका नाम पर किसान जो जिसके नाम पर खेत होते हैं। पहले हमारा जो भारतवर्ष था वो किसानों का देश था और धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई वैसे वैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई, कॉलोनी शहर बसते चले गए, तो किसानों ने अपनी ज़मीन धीरे धीरे बेचनी स्टार्ट करी। तो यहाँ से हमारे टाइटल क्रिएट होने शुरू हो गए। टाइटल्स जो थे बेसिकली 7 तरह के होते हैं नॉर्मल टाइटल्स। पहला जो टाइटल होता है उसमें रजिस्ट्री होती है, जिसे कहते हैं सेल डीड। दूसरा टाइटल होता है हमारा गिफ्ट डीड। तीसरा टाइटल होता है हमारा विल डीड। चौथा टाइटल होता है हमारा कन्वेंस डीड। पांचवा टाइटल होता है हमारा ट्रांसफर डीड। छठा टाइटल होता है हमारा पार्टीशन डीड और सातवां टाइटल होता है हमारा ट्रांसफर डीड। ये सारे डीड्स जो होती हैं, अगर ये रजिस्टर्ड हैं अंदर से और हमने इसके ऊपर एक स्टैम्प ड्यूटी भरी हुई है तो ये सारे टाइटल वैलिड माने जाते हैं। विदाउट स्टैम्प ड्यूटी के टाइटल्स वैलिड नहीं होते हैं। वैसे मोस्टली अगर देखा जाए तो सभी टाइटल्स में स्टैम्प ड्यूटी पेड होती है। बस एक टाइटल है जिसमें स्टैम्प ड्यूटी ना के बराबर पेड होती है, जिसे बोलते हैं रिक्लीसमेंट डीड। रिक्लीसमेंट डीड और ट्रांसफर डीड दो ऐसे टाइटल्स होते हैं जिसमें स्टैम्प ड्यूटी नहीं पेड होती हैं। ये ध्यान रखिए आप प्लीज़। अब मैं बात करता हूँ रिक्लीसमेंट डीड की। रिक्लीसमेंट डीड कब होती है? रिक्लीसमेंट डीड सबसे पहले जब हमारा रिक्लीसमेंट डीड कब होती है? रिक्लीसमेंट डीड तब होती है जब प्रॉपर्टी ओनर की डेथ हो जाए और उसके जो वारिस हैं, जैसे उसकी वाइफ, उसके बच्चे रह गए हों और उनके नाम पे प्रॉपर्टी ना हो, उस टाइम में डेथ सर्टिफिकेट के बिहाफ पे रिक्लीसमेंट डीड अथॉरिटी से हो जाती है। वो 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे रिक्लीसमेंट डीड होती है, उसका 2-2.5 हज़ार रुपये का खर्चा आता है, उस पर हो जाती है। लेकिन रिक्लीसमेंट डीड वैलिड करने के लिए आपको एसएमसी की ज़रूरत होती है, जिसे बोलते हैं हम सर्वाइवल मेंबर सर्टिफिकेट। ये भी आपका एसडीएम कोड से ही बनता है और ये भी एक टाइटल को सपोर्ट करता है रिक्लीसमेंट डीड को। अगर हमारे पास रिक्लीसमेंट डीड में एसएमसी नहीं होता तो बैंक लोन लेने में हमें बहुत दिक्कतें आती हैं। उस समय हमारे को बहुत सारी चीज़ें मांगी जाती हैं, जैसे कि आपको रिक्लीसमेंट डीड नहीं है तो पुराना राशन कार्ड मांग लिया जाता है जिसमें फैमिली डिटेल्स होती हैं, जैसे कि और भी बहुत सारे चीज़ें होती हैं। इसमें अगर हमारे पास रिक्लीसमेंट डीड में एसएमसी नहीं है तो पेपर पब्लिकेशन करवाने के लिए मांग लिया जाता है। हमारे से कहा जाता है कि हम आरएम करेंगे तब हम आपका लोन कर पाएंगे। तो आप लोगों से अनुरोध है, अगर रिक्लीसमेंट डीड आपने करवाई है तो सबसे पहले आप उसमें एसएमसी बनवा लीजिए, जिसका ज़्यादा खर्चा नहीं आता है, 1000-1500 रुपये में यह बन जाता है और आप 15-20 हज़ार के खर्चे से बच जाएंगे। हर अलग अलग बैंकों में, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में रिक्लीसमेंट डीड होने के बाद एसएमसी ना होने पर आपसे अलग अलग तरह के चार्ज क्रिएट करे जाएंगे, जैसे कि आपके पेपर पब्लिकेशन करा
जाएगा। पेपर पब्लिकेशन में 8 से लेकर के 15,000 रुपये तक बैंक और एनबीएफसी चार्जेस करते हैं। और उसके बाद आपसे कहा जाएगा रजिस्टर्ड मॉर्गेज कराइए। रजिस्टर्ड मॉर्गेज का खर्चा आपका 3% का होता है। मैं कहता हूँ अगर आपका 10 लाख का भी लोन हुआ है 3% यानी कि 30,000 रुपये, इससे अच्छा क्यों ना हम 1,500 रुपये में या 2,000 रुपये में अपना एसएमसी सर्वाइवल मेंबर सर्टिफिकेट बनवा लें, जिससे कि हमारे टाइटल में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए। दूसरी चीज़ होती है विल डीड। विल डीड पे भी हमारा लोन नहीं होता। अगर हम विल डीड से ऑनर हैं तो विल डीड अगर हमने विल डीड अगर हमने कंसिडरेशन अमाउंट के साथ बनवाई हुई है तो कोई इशू नहीं है। लेकिन 99.9% देखा गया है कि विल डीड जो होती है कंसिडरेशन अमाउंट के साथ नहीं बनती, यानी कि स्टैम्प ड्यूटी नहीं पेड होती। उसके अंदर विल डीड सिंपल होती है। सिंपल यानी कि जो प्रॉपर्टी ओनर था उसने किसी थर्ड पर्सन के नाम पर विल डीड कर दी और उसकी मृत्यु के पश्चात जो विल डीड से ओनर होता है वह अगर उस पर कभी लोन लेने जाएगा तो बैंक उसको उसके बिहाफ पे लोन नहीं देगा। बैंक उसमें 3-4 कंडीशंस लगा देगा। सबसे पहली कंडीशन होती है विल प्रोबेट करा दीजिए। विल प्रोबेट का मतलब क्या होता है? प्रोबेट एक कोर्ट ऑर्डर होता है। प्रोबेट का मतलब कोर्ट से आपको आदेश लेना पड़ता है। आदेश कोर्ट क्या देता है कि सबसे पहले वो इसमें यह चेक करता है कि जो यह विल है, जो विल का ऑनर है, क्या वो एक्चुअल मायने में अभी एट प्रेजेंट वो ऑनर है या नहीं है। सबसे पहली चीज, अगर वह ऑनर है तो कोर्ट एक ऑर्डर पास करता है। कोर्ट एक ऑर्डर पास करता है जिसमें वह फिर लोन लेने के लिए एलिजिबल होता है कि हाँ अब आप इस पे लोन ले सकते हैं। लेकिन उस आदेश को आने में 6 से 8 महीने लग जाते हैं, जिसमें आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। अगर आप विल से ओनर हैं और आपका प्लान इन फ्यूचर में विल के ऊपर ही लोन लेने का है तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप अपनी विल को प्रोवेट कराने के लिए कोर्ट में ज़रूर एक बार अप्लाई कर दें, जिससे कि आप लोन लेते वक्त परेशान ना हो। सेकंड चीज़ होती है इसके अंदर, आप के विल से जब आप लोन ले रहे होते हैं, विल पे जब आप लोन अप्लाई कर रहे होते हो उस समय आपको 2 दिक्कतें आएंगी। वो यह कहेंगे सबसे पहले कि आप इस पे पेपर पब्लिकेशन करा लीजिए या हम इस पे आरएम करेंगे। लेकिन अगर आपने विल को प्रोवाइड करा रखा होगा ना तो आरएम की दिक्कत आएगी ना ही आपको उस पे पेपर पब्लिकेशन की प्रॉब्लम आएगी। तो ये तो थे टाइटल्स और ये प्रॉब्लम्स थी। अगर ये सारी चीज़ें आपके पास होंगी और आप सारी चीज़ें शुरू से ध्यान रखेंगे तो आपको लोन लेने में बहुत ही आसानी होगी। अब बात करता हूँ कि ये टाइटल कैसे चेक होते हैं। टाइटल चेक होते हैं अगर आप सेल डीड टू सेल डीड ऑनर हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप सेल डीड के पहले जीपीए होल्डर था, जीपीए होल्डर से पहले नोटरी थी, नोटरी से पहले खतौनी थी, आप उसमें सबसे पहले टाइटल को मैच करें। टाइटल मैच कैसे करते हैं? टाइटल कभी भी मैच करा जाता है तो एक तरफ आप लिख लीजिए ए कॉलम, एक तरफ लिख लीजिए बी कॉलम। ए कॉलम में लिखिए सेलर, बी कॉलम में लिखिए बायर। सेलर की तरफ जिसने सेल करा उसका नाम और बायर जिसने खरीदा। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए कि ए व्यक्ति था, उसने बी पर्सन को अपना प्लॉट बेच दिया, तो हमने क्या करा, ए पर्सन सेलर में लिखा, बी पर्सन बायर में लिखा। अब बी ने सी को बेच दिया तो बी जो है वो सेलर बन जाएगा और सी परचेजर बन जाएगा। ऐसे ही सी ने डी को बेचा तो सी सेलर बनेगा और डी परचेजर बन जाएगा। इस तरीके से आप अपना टाइटल पूरा मैच कर लीजिए। अगर सभी के नाम मैच होते हुए चले आते हैं तो यानी कि आपका टाइटल क्लियर है। सेकंड चीज इसमें आती है कि लीगल कैसे जज होता है कि लीगल हमारा नेगेटिव है या पॉजिटिव है। लीगल 2 तरीके से जज होता है। अगर कहीं भी टाइटल में नेम मिसमैच आए या किसी भी तरह का टाइटल मिसिंग आए तो लीगल होल्ड आ जाता है या नेगेटिव आ जाता है। और दूसरा, लीगल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखी जाती है कि लीगल हमारे 13 साल का कंप्लीट है या नहीं है। किसी भी प्रॉपर्टी पे लोन लेने के लिए 13 साल की चेन का होना मैंडेटरी है। 13 साल की चेन से मेरा ये मतलब नहीं है कि 13 साल में अलग अलग चेनें क्रिएट हुई होंगी। कई बार क्या होता है कि मैंने एक प्रॉपर्टी 15 साल पहले खरीदी और मैं आज 15 साल के बाद लोन लेना चाहता हूँ तो वह मेरा टाइटल वैलिड है। लेकिन क्या उसके पीछे की कुछ चेनें हैं मेरे पास तो ठीक है, नहीं है तो भी कोई ज़्यादा इशू नहीं होता है। लेकिन अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। कई बार क्या होता है कि मेरे पास टाइटल चेंज तो है पीछे की, लेकिन सब फोटो कॉपी है और मेरे पास सिर्फ सिंगल अपनी जो मैंने रजिस्ट्री कराई थी वही है मेरे पास।
तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है, अगर कोई प्रॉपर्टी मेरी 50 गज की थी और मैंने उसे 50 गज की ही खरीदी है तो आपके पास पिछली चेन ओरिजिनल होनी जरूरी है। अगर आपके पास पिछली चेन ओरिजिनल नहीं है तो आपको पता करना होगा पिछले ओनर से कि भैया ये प्रॉपर्टी 50 गज की थी और मैंने आपसे 50 गज की ही प्रॉपर्टी ली है, तो इसकी पिछली जो चेन है वो आप मुझे ओरिजिनल दे दीजिए। कई बार क्या होता है कि सेलर आपको 50 गज की प्रॉपर्टी का बेच देगा और उसने उस प्रॉपर्टी पे लोन लिया होता है जिसकी चेन उसके पास नहीं होती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए, जितने गज की आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या जितने गज की आप ऑनर हैं, आप अपने आप में ये पता कर लीजिए कि यह जो प्रॉपर्टी है जिसे आप खरीद रहे हैं क्या वो 50 गज की ही है। अगर आप जड़ से ले रहे हैं तो अगर वो 50 गज की है तो क्या वो हमें पीछे वाली चेन दे रहा है। अगर नहीं दे रहा है तो आप मांगने का हक रखते हैं और आप उससे मांग सकते हैं। हाँ, अगर आप फ्लैट ले रहे हैं तो आपको आपके फ्लैट की ही सिर्फ सेल डीड मिलेगी, उसके अलावा उसकी चेन नहीं मिलेगी। हाँ, अगर उस फ्लैट का पहले से ही कोई ऑनर था और फिर आप उससे खरीद रहे हैं तो वह अपनी भी चेन देगा। अगर उससे भी पहले उसका कोई ऑनर था तो वह अपनी भी चेन देगा। अगर फ्लैट मालिक ने 100 गज के प्लॉट पे 8 फ्लैट बनाए हैं तो फ्लैट मालिक अपनी चेन नहीं देगा, वो आपको सिर्फ सिंगल चेन देगा और इस तरीके से आप उसके ऑनर हो जाएंगे। अगर आप सेकंड पार्टी हैं तो आपको वो पिछली चेन भी देगा, फर्स्ट पार्टी है तो सिर्फ सिंगल चेन देगा। उसके बाद चीज आती है कि कई बार उसके बाद एक पॉइंट आता है बहुत इंपॉर्टेंट, वो कई बार ये होता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा ना टाइटल मिसिंग हो गई, खो गया है हमारे टाइटल। तो उस कंडीशन में बैंक ऑफिसर्स के पास कई बार यह बोला जाता है कि भाई टाइटल की फोटोकॉपी तो दे देते हैं वो लोग और लोन अप्लाई करा देते हैं, लेकिन वो उन्हें उस समय नहीं बताते हैं कि हमारा टाइटल खोया हुआ है। तो मैं आप लोगों से ये अनुरोध जरूर करूंगा कि आपका अगर टाइटल खोया हुआ है तो सबसे पहले आप उस टाइटल का FIR कराएं। FIR कराने के साथ साथ हिंदी और इंग्लिश के किसी भी लोकल न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन कराएं और उस ओरिजिनल पेपर को अपने पास रखें। उसके बाद ही आप लोन बैंक में अप्लाई करें और हर टाइटल्स के आप ट्रू कॉपी निकलवाएं। बहुत कम चांसेस होते हैं कि इस कंडीशन में आपका लोन हो जाए। अगर करंट टाइटल मिसिंग नहीं है और पीछे की 1-2 टाइटल मिसिंग है तो उस कंडीशन में आपका लोन हो जाता है, लेकिन जिससे आप ओनर हैं अगर वही टाइटल मिसिंग हो जाएगा तो उस बेसिस पे आपका लोन फिर ना के बराबर होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। इसी के साथ मैंने जितनी जानकारी आपको बताई है उसका विशेष ध्यान रखते हुए आप लोन अप्लाई करिए। और जब भी आप कभी लोन अप्लाई करें और अगर आपने इस तरीके से अपने टाइटल को पूरा चेक करा है तो आपको लोन लेने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद आप लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए। फिर आखिरी में यही बोलना चाहूँगा, इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगली आने वाली जो मेरी वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊँगा एक लोन में हमारे टेक्निकल की क्या इम्पोर्टेंस होती है और हम टेक्निकल में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखें। तो वह सारी बातें मैं आपको अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। नमस्कार, धन्यवाद।